बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या में है, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, बड़ा अच्छा पैनल मौजूद है। मैं उसका तारुफ आपसे कराए देता हूं। आयशा नाज तजियाकार हैं हमारे साथ मौजूद। राशिद उमर ओलक एडवोकेट हाई कोर्ट और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जमात इस्लामी के। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऐवान सदर में जो मुशावरत हुई है PTI पर पाबंदी के लिए। तमाम पहलू देखे जाएंगे और PP और नून लीग ने ये तजवीज़ दी है। तमाम तर पहलू देखने के बाद ये तयन किया जाएगा कि क्या PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिद उमर ओलक। आप क्या कहेंगे, ये जो तमाम तर सिचुएशन बन रही है, ख़ास करके पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस क्राइसिस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए क्या लाएमल आपके पास मौजूद है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इस ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे जमहूरी रवायात हों, जहाँ पे जमहूरियत वो पनप रही हो और इलेक्शंस होते हों बाकायदा, वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के ऊपर आप इस तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये है। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी आप किसी एक पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आपने यही पाबंदी पहले, अगर हम साबका अदवार के अंदर जाएं तो जमात इस्लामी पर लगाई, आपने यही पाबंदी जो है वो पीपल्स पार्टी पर लगाई, आपने यही पाबंदी देखा दीगर पार्टियों पर भी लगी, वली खान पर भी लगी। तो हमें हर मौके पे ये देखना है कि अगर जमहूर किसी पार्टी को मुंतखब कर रहे हैं, अगर अवाम पाकिस्तान किसी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए और इस मुल्क को चलाने के लिए वो उसको नंबर ऑफ़ सीट्स देते हैं, वो उसको जमहूरियत के मुताबिक थ्रू वोट उसको इक़्तिदार देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी ऐसी चीज़ से बचना चाहिए कि जिससे मुल्क के अंदर मज़ीद अनारकी फैले, मुल्क मज़ीद ख़राबी की तरफ जाए। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप पाबंदी की बात करेंगे तो आप लोगों से उनके राइट हुकूक को छीनेंगे, बुनियादी हुकूक और लोगों की जो असल इस वक्त की ऑब्जर्वेशंस हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, खा वो महंगाई के हवाले से हों, खा वो इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स के हवाले से हों, खारजा पॉलिसी के हवाले से हों, किसी भी हवाले से हों, अगर लोगों को एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि जमहूरी उसने आवाज़ ने वोट की सूरत में किसी एक पार्टी की तरफ टिल्ट अपना जाहिर किया है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से आवाज़ों को बंद करना चाहिए। जमहूरी रवैया यही है कि सबको एक प्लेटफार्म के ऊपर बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से, इसी तरीके से बात करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, उसको आइन के मुताबिक अपना स्लोगन और अपना नारा बुलंद करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पॉलिटिकल मूव और लोगों के हुकूक के लिए बमुताबिक आइन चलने की और उसको चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। आशा नाइस साहिबा, कहिएगा इस तमाम तर सिचुएशन पर क्या लग रहा है कि दो बड़ी पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या PTI पर पाबंदी लगाएंगी? फ्यूचर में क्या लग रहा है आप पे? आशा नाइस साहिबा सुन पा रही हैं मुझे? आपकी बात आप लोगों को शुक्रिया आपका। तो इस बात में बात की ताकि तमाम को पाबंदी लगाने के हवाले से फैसला है, मुझे फैसला कहाँ से आया, किसने दिया, किस तरह से हमने देखा इस आकाश का उससे ध्यान आया, साझा आसिफ का भी ध्यान आया कि अभी इस फैसले के लिए हमने हाथी जमातों को लोग देना है, उनसे बात करनी है, स्वागत करना है। उसके हवाले से मेरे मुखार गुजारी पार्टी के साथ मुलाकात की स्वागत करेंगे और हुकूमत जो भी रखना करेंगे और जाति चुनाव पर पाबंदी लगाने की, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को बहुत पॉपुलर बात है, और अगर इसको पाबंदी लगाने का कहा भी गया तो इसके खिलाफ मजबूत जांच कमेटी करानी होगा, लगाई गई है वो उन्हीं को केवल नहीं, आप उनको बिल्कुल आप उनको बेस्ट देते और गैस को देते और आप उनको पाबंदी लगाने के मामले को देते, ये तमाम तक इतिहास में हो उनकी सेहत की जाहिर है और उनका जो वक्त है, उनका क्राउड है और साफ हो, और इसके
जो लाखों ने जो माफी दिया उनके हाथ में माफी फैसला हुआ था, कोई भी फैसला आया और होता फैसला आया तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपना व्यक्ति दिखाने के लिए सभी बात के बगैर सभी समझे कि क्या हो सकता है। और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कोई और हो सकता है और जिसको अदरवाइज में फौरन आफत काम करता हो तो इस तरह से जातीय पॉलिटिकल मकसद है उनके हमले से विरक्त करना और उनको इस तरह से मायूस करना होगा नहीं था। गलत का काम है हुकूमत से को हल करना जो आवामी मसाइल है लेकिन अभी तक जो हुकूमत कर रही है वो अपनी बता की जनता जी हमें मसाइल नजर आ रहे हैं, इसमें मसाइल में जो उनके हाथ है वो नहीं करता। तो जाति के माध्यम में जो हुकूमत के अंदर है उनको भी पता होता है कि करना क्या है। फैसला कहीं और क्या है तो कोई और कह रहा होता है बहुत जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको भी बताने की होता है तो हमें पता है। ठीक तो इस तरह सब लोगों के दरमियान बैठकर बैठक पानी की जाती है, मामला तय की जाते हैं लेकिन जो हासिल हो हम जगह के अपने रहता है उनको भी एक माध्यम तो जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो हमारे तमाम को हो रहा है। सही जो महंगाई इजाफा हो चुका है आवाम की रही है लेकिन इन तमाम चीजों पर इस टाइप की मुकम्मल बात करने जाता है ना उनका रोना नहीं चाहता है ना उनकी तकलीफ का अंदाजा होता है लेकिन बात की हम यहाँ पे जाना हो हम वहाँ रोककर जारी करवाना हो तो कोई भी चीज रोक लागी। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी क्या करें जो अपराध की तरफ बढ़ाया जाए या फिर जाति निदान में बढ़ाया जाए। तो बात को तेजी से कम करने के हिसाब से जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बेहतर हमें मजबूत भी नजर आ रही है पास भी नजर आ रही है। जी जी इनकी पॉपुलैरिटी अगर बाहर से काम है तो ये गलत होगा क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है मजीद है जी ठीक और इस तरह से हर इस्तेमाल किए जा रहे हैं सब लोग कंट्रोल नहीं हो एक्चुअली पहुंच जाते हैं। ठीक आयशा साहिबा आपका पॉइंट आ गया। मैं राशिद साहब आपकी जानी पढ़ूंगा और IPPs जो माहदे हैं ख़त्म किए जाएं। ताजर महंगी बिजली के ख़िलाफ़ इस हवाले से मुत्तहिद हो चुके हैं और महंगाई का जो रोना रो रही है आवाम डेफिनेटली बड़े पैमाने पर महंगाई मौजूद है और साथ जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस एक दिन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं और दूसरे दिन बिजली की जो प्राइसेस हैं उन्हें महंगा कर दिया जाता है। आवाम यकीनन बड़े पैमाने पर सरापा एहतजाज भी हैं और इस हवाले से बात भी कर रही हैं। आखिर जो हुकूमत है मौजूदा ये किस तरह रिलीफ दे पाएगी? देखें जो ताजर बरादरी है या कारोबारी हजरात हैं ना सिर्फ उनका रोना है बल्कि आम आवाम का भी ये रोना है। उसमें आप देखें ना कि चाहे 80s के अंदर आपने मुआहदे किए, चाहे आपने 2001-2 के अंदर मुआहदे किए या अब आप कर रहे हैं, तो बेसिकली जितने ये IPPs के साथ मुआहदे हैं, अब कल परसों अवैस लगारी साहब एक प्रोग्राम के अंदर TV टॉक शो में बैठ के फरमा रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी लगा दी गई है, हम ये IPPs के जितने प्रोजेक्ट्स लिए गए थे और जितना कुछ आवाम के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं, सो एंड सो तरह तरह की चीज़ें। देखें पहली बात जो ज़हन में रखने की है, जो पहले मुआहदे हुए थे, सबसे पहले बिजली के मुआहदे हुए, उसमें ये कहा गया कि ये फिक्स प्राइस है यूनिट की, ठीक, और वो 70s के अंदर हुए। सही। उस फिक्स प्राइस के ऊपर लोगों से चार्ज लेना शुरू कर दिया। उस फिक्स प्राइस के ऊपर लोगों ने, हालांकि ओवर बिलिंग थी उस वक्त भी, लोगों का जो एग्जैक्ट उस वक्त की कास्ट थी बिजली की वो लोगों से नहीं ली गई। अब फिर बाद में 90s में आते हम, 1996 के अंदर जो IPPs के मुआहदे हुए, 2002 में फिर इनको दवाम मिला, मजीद मुआहदे हुए, वो मुआहदे इस बेस के ऊपर कर लिए गए, हुकूमत पाकिस्तान ने किए कि आप आए बिजली प्रोड्यूस करें पाकिस्तान के अंदर, आप जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे खा उसमें से 20% यूज़ हो, खा 50% उसका इस्तेमाल हो या 80% इस्तेमाल हो, आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सालाना इतनी रेशो के हिसाब से या माना इतनी रेशो के हिसाब से इतने अरब रुपए हम फिक्स आपको देते रहेंगे। अब
वो प्रोडक्शन कास्ट थी। यानी फॉर एग्जांपल आप 5000 यूनिट पैदा कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है वो कर रहा है 2000। ठीक। तो हुकूमत पाकिस्तान उस IPP मुआहदों के तहत उस कंपनी को पूरे 5000 की कास्ट जो है वो आवाम की जेबों से निकाल के दे रही थी। ठीक। समझने की बात यह है कि मैंने अगर 2 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो मैं जो यूनिट इस्तेमाल नहीं हुए उनका टैक्स क्यों दूं, उनका बिल क्यों पे करूं। आप होटल पे जाते हैं, कभी किसी एक एग्जांपल मुझे दे दें कि होटल मालिक ने ये कहा कि मैंने आज 4 देगें चावल की बनाई थी, 2 देगें जो है वो मेरी क्योंकि बिकी हैं पूरे दिन के अंदर, 2 बाकी ने खराब ही होना है, लिहाजा जो भी कस्टमर आएंगे वो जो खराब होने वाली देगें उनका बिल भी बर्दाश्त करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये बिजनेस उसूल के भी खिलाफ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इन IPPs के मुआहदों को रिविजिट नहीं किया जाता, उनको रिवाइज नहीं किया जाता और एक्चुअल जो कास्ट है उसके मुताबिक आवाम से बिजली का जो बिल है वो वसूल नहीं किया जाता, तब तक ये महंगाई भी और ये जो बिजली की सूरत में आवाम के जेबों पर बम गिरा है ये मजीद गिरता चला जाएगा। और ये IPPs तो अपनी जगह पे हैं। हम देखते हैं कि इस सारे सिस्टम के तहत जो दूसरा बोझ वहां पे डाला गया है वो IMF की सूरत में है। जी बिल्कुल। अब IMF ने कहा है कि आप इतने टैक्स इंपोज करें, इतनी रकम लोगों की जेबों से बटोरें और हमें दें। ठीक। अब जाहिर ये ऐसा ही है कि एक बंदा आपसे कर्ज जो आपको दे रहा है उसने आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई है कि ये कर्ज आपने ऐसे ऐसे कलेक्ट करके मुझे देना है। ठीक। यानी वो तरीकाकार भी वही वारदात का बता रहा है और हुकूमत ने उसी वारदात को इस्तेमाल करते हुए जिस बेचारे गरीब बंदे का बिजली का जो यूनिट्स हैं वो 200 कंज्यूम हुए हैं, जैसे ही उसके ऊपर 200 की स्लैब लगेगी अगले 6 माह तक उसने अगर 200 यूनिट का बिजली का बिल बन रहा था 3000 रुपए, तो उसको अगले 6 माह तक जैसे ही 201 के ऊपर हो जाएगा तो अगले 6 माह तक उसको 5000 रुपीज पर मंथ अगले 6 मंथ तक को इजाफी देगा। अच्छा, वैसे IMF से जान छुड़ाने के लिए आखिर क्या करना होगा? इससे पहले ना कोई पॉलिसी बनी, ना अब बन रही है, ना आइंदा के लिए कोई ऐसा हमें मैकेनिज्म नज़र आ रहा है कि जिसके ज़रिए से हम ये कहें कि IMF से जान छूटेगी। आपके ख्याल में और ख़ास करके जमात इस्लामी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, हमारा इस हवाले से बड़ा मजबूत ना सिर्फ वर्किंग है बल्कि स्टांस भी है। हम आवाम से भी ये बिल्कुल खुले और ढुले अल्फाज में कहते हैं, आज इस मुल्क से इन करप्ट पार्टियों का खात्मा कर दें, इन करप्ट चेहरों का खात्मा कर दें जो लोग अपने सरमाए के लिए अपनी पार्टियों के अंदर बैठे हैं और अपने बिजनेस को सिक्योर कर रहे हैं। वो कैसे एक मुल्क चला सकते हैं? आपने पीछे अपनी जागीरें सेव की हुई हैं। आप मुझे बताएं ना, ये पिछली हुकूमत के अंदर PTI में हम देखते हैं कि उस वक्त के वजीर खजाना वो फरमाते हैं कि जी जब भी मैं सिगरेट की कंपनियों के ऊपर या माचिस की जो तीलियां बनी KPK के अंदर वो कोई 50-100 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, उनके ऊपर जब हम टैक्स की बात करते हैं तो 10-20 सेनेटर उठ के आ जाते हैं, इसी तरीके से कुछ MLAs उठ के आ जाते हैं। जब हम किसी जागीरों के ऊपर या ऐसी ज़राअत के ऊपर ऐसा टैक्स आयद करने के लिए जाते हैं कि जो जिससे डायरेक्ट अशराफिया को और जागीरदार तबका को नुकसान पहुँचता है, उनकी मिलों को नुकसान पहुंचता है, उनकी शुगर मिलों को नुकसान पहुंचता है, तो वो सारे MNAs और MPs उठ के आ जाते हैं। वो कहते हैं ये काम ना करें। सही। अब जिस मुल्क के अंदर प्रोटेक्शन और सेविंग जो है वो पर्सनल बिजनेस की होगी, पर्सनल इंटरेस्ट की होगी, अपनी कंपनियों की होगी, अपनी जो ठेके पे लिए हुए बिजनेस है उनकी होगी, तो फिर अवाम की खाक होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे और उसके नतीजे में जमहूर की राय के मुताबिक लोगों की वोट के मुताबिक आप हुकूमत नहीं देंगे और जो लोगों की ख्वाहिशात हैं और तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक आप इस मुल्क से इन अशराफिया का, इन जागीरदार तबका का और ये जो लूट खसूट का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ पिछले 76 सालों से, जब तक ये निज़ाम नहीं बदलता तब तक इस कौम की किस्मत नहीं बदलती। इसलिए हमने नारा भी लगाया कि बदलो पाकिस्तान को, बदलो इस निज़ाम को। ठीक। मैं राशिद साहब आपसे ही इस हवाले से पूछूंगा, एक तो मईशत का जो इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क में, तो उस तनाजुर में कहिएगा कि तमाम तर सिचुएशन जिस तरह की है, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहा है पूरे मुल्क के अंदर, इन तमाम तर चीज़ों के होते हुए कितना अहम है कि हम सियासी तौर पर जुड़ें। तमाम सियासी जो पार्टियां हैं वो चले किसी और चीज़ के लिए नहीं लेकिन मईशत के लिए आगे बढ़ने के लिए, मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली किसी भी कंट्री में मईशत का बहुत अहम रोल है। आज मुल्क जिस आप ये कह सकते हैं भंवर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए आपका सियासी स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है।
आपके मुल्क के अंदर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपका मुल्क जो है वो इस्तेहकाम का जो है वो रवादार होता है। ठीक। अब मुल्क के अंदर जब भी अदम इस्तेहकाम होगा, जब भी मुल्क के अंदर जो है डिस्टेबिलिटी होगी, तब तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको जो है बाहर के इन्वेस्टर भी आपको नहीं देंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन्वेस्टर चाहे इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे बैरूनी हो या चाहे अंदरूनी हो, वो दोनों ये देखते हैं कि हमारा जो सरमाया है, हमारा जो पैसा है, हम अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी कितनी है। पहली बात तो यहाँ पे ये है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के तमाम धड़ों को आज ये बैठ के फैसला करना होगा कि आइन के मुताबिक जिस इदारे का जो रोल बनता है उसको उस अपनी पोजीशन पे वापस जाना होगा, अपनी आइनी जिम्मेदारियों को अदा करना होगा। जब भी इदारे अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करते हैं तो एक पोलराइजेशन होती है, उस पोलराइजेशन के नतीजे में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। जब भी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आम आवाम की मुआशी ज़िंदगी के ऊपर। अच्छा, अभी जो असम्बली के अंदर रोल प्ले किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप कि कोई जमात ऐसी है जो एक ओपोजिशन का किरदार अदा करे? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, पूरी असम्बली के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो आम आदमी के लिए बात करे, जो महंगाई के लिए बात करे, जो गरीब के लिए, जो दिहाड़ीदार मजदूर के लिए बात करे। यकीनन जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो सारे कोई अपने केसेस डील कर रहे हैं, कोई अपने लीडरान के केसेस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। उससे हटकर मुल्क में भी कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। ये जो खला है इसको पूर करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इस वक्त अगर कोई अपोजिशन की वाहिद पार्टी है ना जो अवाम के इश्यूज़ के ऊपर अवामी जो हुकूक हैं उनके राइट्स की बात कर रही है, अवाम की जो तर्जुमानी कर रही है, वो जमात इस्लामी है। किसी भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी को आप देख लें, सारी नूरा कुश्ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर MQM, दीगर पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी इक़्तिदार का वो मज़ा ले रही हैं और बाहर नूरा कुश्ती का वो खेल है कि अवाम को पागल बनाया हुआ है और बाहर आके स्टेटमेंट्स देते हैं। उसी नूरा कुश्ती के अंदर दूसरा किरदार PTI का है। देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त चीज़ है वो है आपकी अवाम। अगर आपकी अवाम ने आपको इक़्तिदार दिया और आप समझते भी हैं कि वोट के ज़रिए लोगों ने आपको मुंतखब किया, तो देखिए आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी आवाम है। आप इस वक्त भी अपने उस टारगेट ऑडियंस से दूर जा रहे हैं, आप उनके इश्यूज पे बात नहीं कर रहे और आप अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं। आप चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे सेनेट के अंदर हो, चाहे सूबाई असम्बलियों के अंदर हो, हम देखते हैं कि ये सारी नूरा कुश्ती जो है वो एक कुर्सी के चक्कर की है। सिर्फ अगर देखिए आपने अवाम के इश्यूज को एड्रेस करना है तो आप क्यों नहीं पॉलिटिकल मूव करते? आप क्यों नहीं अवाम के हुकूक के लिए, ये जो महंगाई और जुल्म है और बिजली के बिलों की सूरत में अवाम के ऊपर एक टैक्स का निज़ाम है, ये जो पेट्रोल की कीमतों में रोज होशरबा इजाफा है, क्यों नहीं PTI इसके लिए निकलती? क्यों नहीं इसके लिए आज तक स्ट्राइक अनाउंस हुई? एक इतना लंबा अरसा तो आपकी PDM की हुकूमत को गुजरा, अब PDM 3 इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर अवामी उमंगों की सही उनके हुकूक की कोई तर्जुमानी कर रही है तो वो जमात इस्लामी ही है। जैसे आपने बात की तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ अब भी कोई आम जमात नहीं है। मीन्स अगर असम्बली के अंदर भी बात की जाए, 92 उनके MNAs वहाँ पे मौजूद हैं, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन वहाँ पे वो कर सकते हैं, अवाम के लिए, अवाम के राइट्स के लिए वो बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मैं वो बात तो बड़ी सिंपल है। असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी, रोड्स के ऊपर भी और अवाम के अंदर भी, आपने अगर कोई मूव लेनी है तो अवाम के लिए लेनी है, अवाम के राइट्स के लिए लेनी है। असम्बली के अंदर फ्लोर पे आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के अलावा मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और PTI और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे लानतान होता है, गालन गलोच होता है, एक दूसरे के ऊपर केसेस, करप्शन और इस तरह की नाजेबा अल्फाज जो हम सुनते हैं और पूरी कौम को एक मंजन बेचने पे जो है वो लगाया हुआ है लोगों ने। तो बेसिकली अगर आप असम्बली के फ्लोर पे भी खड़े हैं तो कौम ने अगर आपको इक़्तिदार दिया है, आपको सीटें दी हैं, आपको नुमाइंदगी दी है, तो आप असम्बली के फ्लोर पे क्यों नहीं बात करते महंगाई के खिलाफ? क्यों नहीं बात करते अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नूरा कुश्ती है ये बंद होनी चाहिए और अगर आपने वाकई हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करना है और असम्बली के फ्लोर पर भी आपने हुकूक की तर्जुमानी करनी है अवाम के, तो फिर आपको हकीकी मानों के अंदर वहाँ पर भी अवाम की बात करनी होगी। अच्छा, धरने की जो सियासत है उस हवाले से अगर कुछ बात करें तो जो धरने हैं वो मुल्क की जो सियासत है या मईशत के हवाले से भी अगर देखा जाए तो कितना अहम रोल देते हैं अभी, क्योंकि तहरीक इंसाफ और JUI जो इनकी कमेटियाँ हैं एक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हुई हैं। डेफिनेटली अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं तो ये भी आगे धरने की तरफ ही जाएंगे। इससे पहले आपने फैज़ाबाद का धरना देखा, हुकूमत और TLP में मुज़ाकरात हुए हैं और वह धरना ख़त्म हुआ। क्या समझते हैं इन धरनों की वजह से मुल्क पे बड़ा असर नहीं पड़ रहा?
देखिए, धरने अगर आईनी हदूद के अंदर रह के किए जाएं तो मैं ये समझता हूँ ये किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर, चाहे वो धरने हों या चाहे प्रोटेस्ट हों, ये अवाम का राइट होता है, ये लोगों का राइट होता है। अगर लेकिन आप क्या रोड्स बंद करने से, जिस तरह ये आपने फैजाबाद के अंदर देखा, पूरा सिस्टम बंद किया हुआ था, लोगों को इतने बड़े लॉन्ग चक्कर लगाने पड़ रहे थे, साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाड़ियों में, इस गर्मी की सूरत हाल में वो वहाँ पे ब्लॉकेज में फंसे रहते हैं पूरा पूरा दिन, क्या समझते हैं? देखें, ये अगर रोड्स की बंदिश है, रोड्स की ब्लॉकेज है, ये धरने का मामला नहीं है, ये बेसिकली वो बदइंतजामी है जो 76 सालों से मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। पूरी आप तुर्की में चले जाएं, वहाँ पे जमहूरी ग्राउंड बने हुए हैं, आप यूके में चले गए, बरतानिया के अंदर चले जाएं, वहाँ पे लोगों को आज़ादी है अपने हकूक़ की बात करने की, रोड्स के साथ लोग प्ले कार्ड उठा के खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और इसी तरह रैलियाँ भी निकलती हैं। आपने देखा नहीं, फ़लस्तीन के इशू के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हुए, अमेरिका में हुए, इटली में हुए, जर्मनी में हुए, पूरी दुनिया के अंदर हुए। असल इशू ये है कि जब बदइंतजामी होती है, आप देखें ना, यहाँ पे डी चौक के अंदर गजा के लिए एक धरना था, और उस छोटे से धरने के लिए भी यहाँ की हुकूमत ने मीलों मील तक रोड्स बंद किए हुए थे, ये जेस्चर देने के लिए कि आया इस छोटे से धरने की वजह से लोगों की जो जिंदगी है वो अजीरन है। देखिए, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जानबूझ के रोड्स की ब्लॉकेज करेंगे कि लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो धरना देने वालों के हवाले से ये बन जाए कि हमारी जिंदगी अजीरन हो रही है, तो जाहिर है ये तो बेसिकली हुकूमत का फर्ज है कि वो ऐसा रोड मैप दे, ऐसा प्लान तश्कील दे जिसके नतीजे में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, अवाम की मूवमेंट और उनकी आज़ादियाँ भी सलब ना हो, अवाम अपने जॉब्स के लिए भी, नौकरियों के लिए भी, और अपने जो दीगर उमूर हैं उनको निपटाने के लिए भी ज़लील और ख्वार ना हो। और जो लोग अपने राइट्स की बात करने के लिए रोड के ऊपर बैठे हैं या जो धरना दे के बैठे हुए हैं, उनको एक आईनी जिदोजहद करने के लिए ऐसी जगह भी मुयसर हो जहाँ पे वो अपनी आईनी जिदोजहद कर भी सकें। तो ये हुकूमतों के ऊपर होता है। जब हुकूमतें बजाय इसके कि उस चीज़ को एक बाकायदा इंतज़ामी सूरत देने की बजाय, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बाकायदा अच्छे तरीके से मूव करने की बजाय, आप लोगों को ये गलत मैसेज कन्वे करना शुरू कर देंगे कि धरने के नतीजे में उल्टा आपकी आज़ादियाँ सलब हो रही हैं, तो यही होगा। जिस बेचारे ने 2 वक्त की रोटी कमा के 1 घंटे के लिए धरने में शिरकत करनी है, अपने हकूक़ की बात करनी है, वो फिर यही सोचेगा कि धरने से मेरा भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जब तक ये मैसेज अवाम को कन्वे नहीं होता कि हम अपने राइट्स की बात भी कर सकते हैं, मुताबिक आइन कर सकते हैं, और इसी तरह हमारी हुकूमतों का ये काम है कि वो हुकूमत हमारे लिए रोड्स भी खोले और हमारे लिए जो मार्केट्स हैं और जो एक्सेस है हमारी रोजगार तक, उसको भी आसान बनाए। अच्छा राशिद साहब, मैं इस हवाले से आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि क्या पार्टीज़ के लिए भी कोई एक दोहरा म्यार है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह जमात इस्लामी धरना देती है तो उसे बिल्कुल एक साइड पे रखा जाता है। जमात इस्लामी एक गली भी बंद नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें टीएलपी ने जिस तरह धरना दिया, पूरा इस्लामाबाद और ख़ास करके आप पिंडी और जो इस्लामाबाद का संगम है फैज़ाबाद, वो पूरा बंद किए रखा। उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई और यकीन करें कि बहुत सारे लोग बहुत बद्दुआएँ भी दे रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बड़ी सिंपल बात है, मैंने पहले भी ये बात अर्ज़ की है कि जब आपके मोटिव ये हो, मकसद ये हो कि आपने लोगों के राइट्स और उनके हुकूक की किसी भी तरह बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को जलील करना है, लोगों की नज़र में उसका नेगेटिव इमेज क्रिएट करना है, तो फिर आप उसके हिसाब से बतौर इंतज़ामिया अपने जो है वो एक्शंस शुरू कर देते हैं। अगर आपका मोटिव ये हो कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी आ रही है और आपकी का कोई प्यार और मोहब्बत भी उनके साथ झलक रहा है और आप उस प्यार और मोहब्बत के अंदर उनको बैठा देते हैं, खामखा के रोड्स बंद कर देते हैं, आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, फैज़ाबाद पूरा ब्लॉक हो जाता है, पिंडी इस्लामाबाद बंद हो जाता है, तो ये क्या मैसेज जा रहा है? ये इटसेल्फ एक बड़ा क्वेश्चन है कि देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी रिलीजियस पार्टी हो, इवन ये आईनी और जमहूरी हक है कि आप अपने हुकूक की बात करें, आप आवाम के राइट्स की बात करें, आप इश्यूज़ के ऊपर बात करें। हमने देखा है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जितनी भी पॉलिटिकल और जमहूरी हिस्ट्री है, यहाँ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस ने वो काम करवा दिए हैं धरनों की और एहतजाज की सूरत में जो नहीं हो सकते थे, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कानून साजी नहीं हो सकती थी, वो सिंगल सीट ना रखने वाली पार्टी ने भी धरना दे के जो है वो काम करवाए। तो हम ये समझते हैं कि काम करवाने में भी कोई इशू नहीं है, ये अवाम का राइट है। वो फ्लोर असेंबली के फ्लोर पे बैठ के कोई काम करवा लें, अपने नुमाइंदों को भेजने की सूरत में कोई काम करवा लें, कोई कानून साजी करवा लें, कोई मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करवा लें, या उसके अलावा जो अपना आईनी जिद्दोजहद है उसको इख्तियार करके कोई भी काम अपना करवा लें। लेकिन जब इस तरीके से आप किसी एक पार्टी के लिए
मोहब्बत रखेंगे, दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, अनाथ रखेंगे और इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे कि ख़ास पैराए में किए जाने वाले एक्शंस को आप प्रोटेक्शन देंगे, तो फिर ये इट्सेल्फ अवाम की नज़रों में भी ना सिर्फ उस पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी के अगेंस्ट उसके जज्बात मजीद उभरेंगे, बल्कि लोगों की जो नफरतें हैं वो खास पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से भी और इस तरह के धरनों के हवाले से भी मजीद बढ़ेंगी। इसलिए हमारा बतौर जमहूरी मुल्क के ये रवैया होना चाहिए कि लोगों को उनके जो राइट्स हैं, उनके हुकूक हैं, उनकी बात करने के लिए आगे बढ़ाना भी चाहिए, उनको वेलकम भी करना चाहिए और उनके लिए ऐसा साजगार माहौल फराहम करना चाहिए जो सबके लिए यकसां हो। यहाँ आइन हमें अगर एक जमहूरी मुल्क के अंदर सबको यकसां काम करने की इजाज़त देता है, सबको यकसां पॉलिटिकल मूव करने की इजाज़त देता है, सबको यकसां शख्सी आज़ादियाँ देता है, मजहबी आज़ादियाँ देता है, तो ये भी एक हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल मूव हो, चाहे अवाम के हुकूक की मूव हो, किसी भी हवाले से कोई अगर तहरीक खड़ी होती है तो तमाम खड़ी होने वाली तहरीकों को एक पैराए में जो है वो देखना चाहिए। आपका प्यार और मोहब्बत और इश्क का जो जज्बा है वो किसी एक के लिए फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरे के लिए कम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आयशा नाइस साहबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद उमर उलिक, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।